स्वागत है आपका। जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून के, बता दें आपको, हरिद्वार के दौरे पर और उसी के साथ ही डैम कोठी पहुंचेंगे सीएम। बैसाखी महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ऋषिकुल मैदान में आयोजित सद्भावना सम्मेलन कार्यक्रम है, जहां पर मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको। सीएम के दौरे को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी जानकारी। डैम कोठी पहुंचेंगे सीएम। बैसाखी महोत्सव अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ऋषिकुल मैदान में आयोजित सद्भावना सम्मेलन कार्यक्रम है, जहां पर सीएम पहुंचेंगे, शिरकत करने वाले हैं सीएम। तो बड़ी खबर, सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की। बैसाखी महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सीएम। ऋषिकुल मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर सीएम पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने तमाम पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और एशिया के सबसे लंबे वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। तो वहीं दौरे को लेकर तैयारियां भी तेज हैं। पीएम एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि इस एक्सप्रेसवे से यात्रा समय में कमी आएगी और कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलेगा। दिल्ली देहरादून वासियों को कल बड़ी खुशखबरी मिल रही है और जिसका सभी को इंतजार था वो पल आ गया है। और कल जो है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की जो है वो शुभारंभ होने जा रहा है और कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे और देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इस वक्त मेरी मौजूदगी देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे पर ही है और ये देहरादून की सीमा है, उत्तराखंड की सीमा है। और यहाँ से आपको पीछे की ये तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर जो 2 टनल बनाई गई हैं, एक टनल पुरानी है और एक नई टनल इधर की साइड दूसरी तरफ बनाई गई है। और यहाँ पर जो इधर की तरफ से दिल्ली के लिए वाहन रवाना होंगे, यात्री पहुंचेंगे और उधर से दिल्ली से यात्री जो है देहरादून के लिए पहुंचेंगे। तो इस तरीके से ये जो है एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है और इस एक्सप्रेसवे का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को समर्पित इस एक्सप्रेसवे को कर देंगे। और एक तरीके से ये जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर जो तैयार किया गया है, इसका नाम रखा गया है इकोनॉमिक कॉरिडोर है। और पूरी तरीके से इकोनॉमिक कॉरिडोर इसे इसलिए कहा गया है कि इसमें कई खासियत जो है इस एक्सप्रेसवे को बनाने में जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, कई तौर पर खास बातों का विशेष तौर पर ध्यान इस एक्सप्रेसवे में रखा गया है। एक एक करके अगर इसकी विशेषताएं या इसमें जो खासियत है उसका बताया जाए तो इसकी जो सबसे पहले जो इस एक्सप्रेसवे की लंबाई है वो 210 किलोमीटर लंबाई जो है वो है। और पहले की जो पुरानी सड़क से ये लंबाई छोटी भी है और सीधी भी है, जिससे कि जो पहले यात्री दिल्ली पहुंचते थे या दिल्ली से देहरादून पहुंचते थे उन्हें 5 से 6 घंटे का समय लगता था और अब जो वो दूरी घटकर 2.5 घंटे इसके लगभग या 3 घंटे के लगभग जो है यात्री दिल्ली पहुंच जाएंगे और दिल्ली से देहरादून जो है वो पहुंचेंगे। इसमें मैक्सिमम स्पीड, फिलहाल जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की तय की गई है। और दिल्ली में जो अक्षरधाम है वहां से शुरू होकर बागपत, शामली, सहारनपुर होते हुए देहरादून पहुंचेगा और इसी तरीके से देहरादून से दिल्ली के लिए वाहन रवाना होंगे। इसके साथ ही इसमें 16 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बनाए गए हैं। वो इसी के साथ ही सबसे खास तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर सबसे खास जो है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है और जिसमें कि राजाजी नेशनल पार्क और शिवालिक फॉरेस्ट के ऊपर करीब 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड, जो कि एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड है, उसमें बनाया गया है। और इसमें जानवरों, खास तौर पर हाथियों का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है के लिए उनके लिए अंडरपास जो बनाया गया है। ब्रिज और 300 ब्रिज और उसके ऊपर 340 मीटर लंबा डाटकाली टनल भी है। इससे वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही भी होती रहेगी और ट्रैफिक भी बिना रुके चल सकेगा।
तो इसमें ये खास तौर पर ध्यान रखा गया है। और इसी के साथ साथ ही इसमें जो सबसे खास तौर पर जो खासियत इसकी देखी जा रही है, ये पर्यावरण फ्रेंडली जो है इसे बनाया गया है। और इस तरीके में अपने सहयोगी कैमरामैन रोहित से कहूंगा कि ये इस तरीके से दिखाएं, जिस तरीके से आप सीधे जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये खास तौर पर जो जिस तरीके से एक्सप्रेस वे के चारों तरफ जिस तरीके से घने जंगल हैं और खास तौर पर ये पर्यावरण का इसमें खास तौर पर ध्यान रखा गया है। और इससे यात्रियों जो यहाँ पर पहुंचेंगे वो खास तौर पर जो है उसमें उनकी जो यात्रा है वो खुशनुमा भी होगी, समय की बचत के साथ साथ ही यात्रा जो है खुशनुमा होगी। इधर भी दिखाएं तो आपको जो है जिस तरीके से जो पेड़ पौधे हैं यहाँ पर वो लगाए भी गए हैं। और इससे यात्रा में जो यात्री यहाँ पर पहुंचेंगे उनकी समय की बचत तो होगी ही, इसके साथ ही उन्हें एक खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से जो है जो पर्यावरण का ध्यान यहाँ पर रखा गया है उसमें उनकी यात्रा को और भी खुशनुमा जो है वो ये इस एक्सप्रेस वे पर बनेगी। और इसमें जो ध्यान रखा गया है इस एक्सप्रेस वे की सुंदरता को और भी जो है ये जो पर्यावरण फ्रेंडली बनाया गया है वो बढ़ा रहा है। इसी के साथ साथ ही ये जो इसकी लागत है वो 12,000 करोड़ से अधिक की लागत से ये एक्सप्रेस वे पूरा तैयार हुआ है। और इसमें खास तौर पर वाटर हार्वेस्टिंग से लेकर के वाटर हार्वेस्टिंग का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। और जानवरों को जब वाहन चलते हैं तो जानवरों को उन वाहनों की आवाज से कोई दिक्कत ना हो, उसका भी विशेष तौर पर ध्यान इस एक्सप्रेस वे को तैयार करने में हुआ है। तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक तरीके से ड्रीम प्रोजेक्ट जो रहा है वो ये अब पूरा तैयार हो चुका है। और कल सभी को इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और इसे जनता को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे को करेंगे। तो ऐसे में दिल्ली से लेकर देहरादून वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बीच में उत्तर प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भी जो समय है उसकी बचत होगी। और इसी के साथ साथ ही जो है पर्यावरण को भी काफी बढ़ावा अब उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से जो पहले दूरी थी वो करीब 5 से 6 घंटे का समय लगता था, वो घटकर 2.5 घंटे जो हो जाएगा इस एक्सप्रेस वे से, तो उससे यात्रियों का समय भी बचेगा। तो उस समय के हिसाब से टूरिज्म उत्तराखंड में और देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी में खासतौर पर टूरिज्म बढ़ने की पूरी संभावनाएं इस एक्सप्रेस वे से है। तो ऐसे में एक जो है बड़ी सौगात है उत्तराखंड वासियों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए है। और इसमें जो तैयारी किया गया है तो ऐसे में अब कल से यह पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और गाड़ियां यहां से फराटा भरेगी और दिल्ली देहरादून की यात्रा और भी सुगम और अच्छी जो है यात्रा वो हो जाएगी। अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो किस तरीके से वो उनका रोड शो भी होना है और रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। इसी के साथ ही विशाल जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और डाटकाली मंदिर में भी दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और तमाम चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स के साथ साथ ही तमाम सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे तो उस वक्त किस तरीके का नजारा देखने को यहाँ पर मिलेगा और तमाम चीजें देखने वाली होंगी। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं अरुण सैनी, जनता टीवी, देहरादून। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली देहरादून के बीच का सफर अब महज 2.5 घंटे से 3 घंटे का रह जाएगा। इससे न सिर्फ आम लोगों के समय की बचत होगी बल्कि राज्य के पर्यटन और ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक को भी एक बड़ी रफ्तार मिलेगी। देखिए, तो 5 से 6 घंटे नहीं, अब महज 2.5 घंटे में सफर पूरा होगा। प्रधानमंत्री मोदी 14 अप्रैल को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और 3 फेज अक्षरधाम EPF को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। सफर में समय की बचत होगी, दूरी कम होगी, बेहतर कनेक्टिविटी, लागत और संरचना। और प्रधानमंत्री के देहरादून दौरे से पहले कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कवायद तेज कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि जनता से जुड़े 10 अहम मुद्दे प्रधानमंत्री तक पहुंचाए जाएं। कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अंकिता भंडारी केस जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार पर लगातार देखा जा रहा है हमलावर है।
उत्तराखंड के आम लोगों के मन में उठ रहे प्रश्नों को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारा ये प्रयास है। मैंने जो 10 प्रश्न किए हैं, जो कानून व्यवस्था से संबंधित है, जो महिला सुरक्षा से संबंधित है, जो रोजगार से संबंधित है, जो मंत्रियों के भ्रष्टाचार से संबंधित है, जो प्रदेश में किस प्रकार से शराब और खनन का काम करके इस प्रदेश को तहस नहस किया जा रहा है, उससे संबंधित है। ये सब प्रश्न हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जनता की बात को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस प्रदेश की ये हालत है। तो इसलिए हमने जो है ये प्रश्न उठाए हैं और उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की लोकल यूनिट इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढेगी और इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढकर प्रधानमंत्री जी को बताएगी, ताकि प्रधानमंत्री जी यहाँ की जनता को बता सकें। और देहरादून के राजकीय दून मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में आज स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिली है, जब स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने 6 नई जन सुविधाओं का लोकार्पण किया। इन सुविधाओं के शुरू होने से मरीजों को बेहतर इलाज, आसान रजिस्ट्रेशन और स्पेशलाइज्ड सेवाएं एक ही जगह पर मिलेंगी, जिससे उन्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इस मौके पर अस्पताल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी नजर आए। सरकार की इस पहल को स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाने को लेकर दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे स्थानीय मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा। ये लगातार बेहतर सुविधाओं के साथ जनता के प्रति एक संवेदनशीलता रखते हुए लगातार ग्रोथ, यहाँ के हर सेक्टर की ग्रोथ बढ़ी है, चाहे वो सर्जरी का मामला हो, ओपीडी का हो, आईपीडी का हो, अल्ट्रासाउंड हो, एमआरआईज हो, हर जगह ग्रोथ बढ़ी है। और कई जगह पर तो 300% इन लोगों ने तरक्की की है। लेकिन अभी बहुत कुछ किया जा रहा है, बाकी है। तो आज आपने देखा कि यहाँ पर 5 चीज़ों की शुरुआत हुई है, जिसमें हर फ्लोर पे रजिस्ट्रेशन सेंटर की शुरुआत की गई है। इसके साथ साथ जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी की भी यहाँ पे शुरुआत की गई है, जो स्पेशल बच्चों के लिए, वही स्पेशल बच्चों के लिए है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स इंजरी की क्लिनिक की भी शुरुआत यहाँ पे की गई है और पैथोलॉजी सिस्टम का मशीन के बाद इस्टेब्लिश किया गया। इसके अलावा एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन और इंटीग्रेटेड हेल्थ पैकेज की यहाँ पर शुरुआत की गई। निश्चित रूप से सभी चीज़ें आने वाले समय में आम आदमी को काफ़ी सुविधा देने पर काम होगा। इसके साथ साथ आज सभी हमारे मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है उसके फैकल्टीज़ भी और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ भी डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज की उपस्थिति में इन सबसे बातें हुई हैं, जिसमें हम लोगों का सबका प्रयास ये है कि दून मेडिकल कॉलेज हमारे का ये हॉस्पिटल है, ये राज्य के सबसे अच्छे हॉस्पिटलों के रूप में इसको स्थापित किया जाए। जो इसमें आवश्यकता है उनको। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले इसे विकास और पर्यावरण संतुलन का अनोखा मॉडल बताया जा रहा है। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जानकारी दी है कि कॉरिडोर राजाजी टाइगर रिजर्व और शिवालिक क्षेत्र से होकर गुजरता है, जहां बड़े स्तर पर वृक्षारोपण और 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर तैयार किया गया है। सरकार का दावा है कि इससे कार्बन उत्सर्जन घटेगा, ईंधन की बचत होगी, मानव वन्य जीव संघर्ष में कमी आएगी। इस बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना का कल उद्घाटन कर रहे हैं। ये मैंने आपसे कहा कि ये केवल एक सड़क निर्माण नहीं है, बल्कि इकोलॉजी को बचाते हुए विकास को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण ये एक प्रमाण भी है। और जिस तरह से निश्चित होकर हमारे वाइल्ड लाइफ इस जो हमारा इसमें कॉरिडोर है उत्तराखंड राज्य की सीमा में, जिस तरह से बिल्कुल निश्चित होकर वो लोग अपना मूवमेंट कर रहे हैं। WII ने इसमें परीक्षण भी कराया और कई हाथियों से लेकर गुलदार से लेकर तमाम तरह के वन्य जीव इसमें विचरण करते हुए देखे गए हैं। और वन्य जीव विचरण करते रहे, उनकी आवाजाही भी रहे और हमारी इस परियोजना के माध्यम से इस राज्य में चाहे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करें कि इंडस्ट्री के लिए
मार्केट भी आसान हो जाएगा, इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल लाना में भी आसान होगा। इसके साथ साथ लॉजिस्टिक में तमाम हमारे छोटे बड़े जो हमारे विक्रेता हैं उनके लिए आसान मिलेगा। आम आदमी टूरिस्ट के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा नंबर टूरिस्ट यहाँ पे आएगा तो यहाँ के इकोनॉमी में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। कुल मिलाकर के इस परियोजना से, और जो आपको बताया कि 19% ईंधन की कमी होना, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस की सियासत उस वक्त गर्मा गई जब प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के दौरे पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी महिला प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मी अग्रवाल ने तंज कसते हुए कहा कि शैलजा के आने से कांग्रेस का अंतर्कलह खत्म नहीं होगा। उन्होंने सवाल किया कि नेता अपने ही प्रदेश में विवाद नहीं सुलझा पाई, वो उत्तराखंड में संगठन की खींचतान कैसे दूर करेंगे। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मामला है और शैलजा जी अपने हरियाणा में यहाँ फूट को ठीक करने आ रही है, लेकिन वो अपने हरियाणा में फूट डालने का काम करती है। अगर वो हुड्डा जी के साथ चले थे तो वहाँ पे शायद कांग्रेस की सरकार शायद होती, लेकिन वो फूट को डालने एक करने के लिए यहाँ आ रही कि नेता है। कांग्रेस के नेता कभी एक नहीं होते, क्योंकि वहाँ वो लोग सत्ता की लड़ाई लड़ते हैं, वो लोग मुख्यमंत्री पद की लड़ाई लड़ते हैं। वो क्या कहते हैं, एक आम कार्यकर्ता भी वहाँ नेता है। तो निश्चित रूप से शैलजा जी चाहे 5 दिन रुके चाहे 15 दिन रुके, कांग्रेस के हालात सुधरने वाले नहीं हैं। और वो मैं तो शैलजा से कहूंगी, शैलजा जी पहले आप हरियाणा ठीक लीजिए, फिर आप उत्तराखंड का और देखिएगा। हरिद्वार में जिलाधिकारी के निर्देशन में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में 30 शिकायतें दर्ज की गई हैं। कुछ मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि बाकी संबंधित विभागों को भेजे गए हैं। वहीं अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी समस्याओं का समयबद्ध और त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। किस प्रकार की समस्या है? आज 30 शिकायतें आई हैं और 30 शिकायतों में लगभग 15 शिकायतों का निस्तारण तो मौके पर हो गया है, बाकी को रिफर कर दिया गया है संबंधित विभागों को निस्तारण के लिए। सर, किस विभाग के संबंधित समस्याएं हैं? इसमें अलग अलग विभागों की समस्याएं थी। जैसे अगर हम बात करें तो सप्लाई से जुड़ी शिकायतें थी, एयर कोऑपरेटिव से जुड़ी शिकायतें थी, नगर निकाय से जुड़ी शिकायतें थी, और कुछ तहसील जो राजस्व से संबंधित प्रकरण होते हैं उनकी शिकायतें। सर, संबंधित अधिकारियों को हाँ, निर्देश दिए गए हैं उनको। एक तो जो शिकायतों को प्रभावी निस्तारण के लिए दिए गए हैं, दूसरा जो परिसंपत्तियां हैं उनको पॉलीगन बनाने के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, और साथ में स्वच्छता अभियान को तीव्र गति देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार में परिवहन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड बनाए हैं। विभाग ने करीब 70,000 चालान किए और 4,600 से अधिक वाहनों को सीज किया है। 12 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व वसूला गया है। हरिद्वार जनपद बड़े जिलों में 100 करोड़ से अधिक के राजस्व लक्ष्य में प्रथम स्थान पर रहा और हरिद्वार रुड़की मिलाकर करीब 96% लक्ष्य हासिल किया है। साथ ही बकाया राजस्व वसूलने में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जो विभाग की सख्त कार्रवाई और प्रभावी प्रशासन को दर्शाता है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में पूरे स्टेट में अगर हम देखें तो जो हमारा राजस्व का टारगेट था उसमें परिवहन विभाग ने 99% से ज़्यादा का अचीवमेंट किया है, जो कि बहुत ही कम ऐसे विभाग हैं जिन्होंने लगभग 100% का टारगेट अचीव किया है। परिवहन विभाग उनमें से एक रहा है। और स्पेसिफिकली मैं बात करूं हरिद्वार जनपद की, तो हमने जो हमारे रेवेन्यू टारगेट से उसका लगभग 96% हरिद्वार रुड़की ने जनपद ने जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने मिल के अचीव किया है, जो कि जो 100 करोड़ से ऊपर के टारगेट वाले ऑफिसर्स हैं उनमें से अव्वल नंबर पे है। और इसी प्रकार से जो हमारा इन्फोर्समेंट में भी जो कार्रवाई रही है वो भी बहुत ही अव्वल दर्जे की रही है। हमने लगभग 70,000 से ज़्यादा चालान किए हैं। हमने जो कंपाउंडिंग है वो 12 करोड़ से ज़्यादा की कंपाउंडिंग प्राप्त करी है, जो कि टारगेट से ज़्यादा अचीव किया गया इसमें। वहीं हरिद्वार में प्रेमनगर फ्लाईओवर के पास भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां कार ने इंडियन ऑयल टैंकर को टक्कर मार दी। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस और सीपीयू की मदद से घायलों का इलाज जारी है, जबकि क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर ट्रैफिक सामान्य कर दिया गया। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर पूर्व मुस्लिम यात्रा के पहुंचने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। गंगा सभा ने आरोप लगाया कि कुछ लोग मुस्लिम नाम और टोपी पहनकर ब्रह्माकुंड तक पहुंचे, जिससे धार्मिक मर्यादा प्रभावित होने की बात कही जा रही है। संस्था ने इसे गंभीर बताते हुए आपत्ति जताई है, कार्रवाई की मांग की है। साथ ही एक संत पर भी सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी हर की पैड़ी पर प्रवेश और धार्मिक मर्यादा को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं, जिससे ये मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है।
तो गंगा सभा ने इस बात को कहा कि ये अच्छी बात है, कोई आता है हमारे घर वापसी करता है तो निश्चित रूप से स्वागत करेंगे हम, और वो आए गंगा पूजन करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक वीडियो के माध्यम से जब हमने गंगा सभा के पदाधिकारियों ने देखा कि वो लोग हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड क्षेत्र में आए और उन्होंने मुस्लिमों के प्रतीक चिन्ह टोपी वगैरह सब लगा रखी थी, जिससे कि स्पष्ट हो रहा था कि वह निश्चित रूप से हमें अपमानित करने के लिए वहां पर आए हैं। जिस क्षेत्र के अंदर लिखा है कि अहिंदू प्रवेश निषेध, तो निश्चित रूप से उनका ध्येय हमें अपमानित करने का था, हमारी मान मर्यादा को, हमारे तीर्थ की मर्यादा को भंग करने का था। निर्णय लेने जा रही है। देखिए, एक भगवा वेश में वो काल नेमी जो लगातार विभिन्न प्रकार के गलत कृत्यों में शामिल है, उसने एक प्रोपेगेंडा रचा, प्रशासन को भ्रमित करा, गंगा सभा को भ्रमित करा, तमाम हिंदू धर्मावलंबियों को भ्रमित करते हुए ये कहा कि गैर हिंदू व्यक्तियों ने हिंदू धर्म कबूल कर लिया है और हिंदू धर्म स्वीकार करने के बाद वो गंगा पर आचमन करने आ रहे हैं। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने टोपी लगा रखी थी और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो तब भी उन्होंने अपना नाम, वही मुस्लिम जो नाम उनका था वही था। यह एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा रचा गया। ऐसे कालनेमियों के खिलाफ संत समाज को बहिष्कार करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए और उस प्रशासन को भी संज्ञान लेकर, हम तो उस पर मुकदमा दर्ज कराएंगे ही, लेकिन प्रशासन को भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।